हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद, जिसको लिखा था सद्गुरु शरण अवस्थी ने, इसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद, जिसे लिखा है सद्गुरु शरण अवस्थी, जिनका जन्म सन 1901 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1973 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में पढ़ते हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। नाट्यकार, निबंधकार के समीक्षक थे। कानपुर में इन्होंने BNSD कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रेरणा देता है, प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आजाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो इस चैप्टर में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई बातों के माध्यम से, उनकी यादों के माध्यम से, उनके जीवन व्यक्तित्व कैसे वो थे, कैसे वो निडर थे, इस पर लेखक ने अपनी दृष्टि डाली है, अपने लेखन कार्य को किया है। चंद्रशेखर बहुत ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनमें टैलेंट भरा हुआ था। उन्हें अपने आप पर चंद्रशेखर आजाद को पूरा विश्वास था। कैसे इंसान थे वो? आकर्षक व्यक्तित्व था, निडर थे, आत्मनिर्भर थे, मितभाषी, सबसे अच्छे तरीके से बात करने वाले थे और इनको स्वर्गीय कहने में सद्गुरु शरण अवस्थी को चोट पहुंचती है और इनसे जुड़ी छोटी से छोटी बातों को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है। वह समय विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं, परंतु मन में लगी हुई चोट, हृदय में हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो जाता है या ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोढ़ की खाद बन जाए। कोढ़ एक बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो ये जीवन का खाद नहीं बन जाए, इसीलिए इसे भूल जाना, अगर ये हो ही ना तो लोग हर दिन अपने घाव को, अपनी यादों को, पुराने जो भी उनके साथ बुरा हुआ उनको याद करते करते वो कुढ़ते रहे। उन्हें स्वर्गीय, लेखक को चंद्रशेखर आजाद को स्वर्गीय कहने में बहुत ही बुरा लगता है।
और जितने भी यादें उनके साथ उन्होंने बिताई है वह अचानक से जाग उठती है। भूलना भूलना भी एक महान गुण होता है, एक क्वालिटी होता है। वह समय का विस्तार है। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे हम हमारे साथ जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है, यादों का वो एक जगह विश्राम है, रुक जाना। शरीर में लगे हुए खरोच हो या फिर देह में लगे हुए घाव हो, समय के साथ साथ ये सूखते और भरते जाते हैं, परंतु मन में लगी हुई चोट, हृदय में लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। विस्मृति यानी भूल जाना, याद न रहना, उसके सहारे ही धीरे धीरे हम अपने दुख से उबर पाते हैं। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। जैसे जैसे यादों को हम याद रखते हैं वैसे वैसे हम उसे कैसे भूलते हैं, अपने आप को किसी और काम में लगा कर, चाहे वो पुस्तक पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े। और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया गया है कि चीजों को हम कैसे स्मृति यानी याद कर सकते हैं, वैसे ही चीजों को कैसे विस्मृति यानी भूल सकते हैं। संतों के साथ सत्संग करके, विराग अनुष्ठान से हम विस्मृति यानी चीजों को भूल भी सकते हैं। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोड़ की खाद बन जाए। लोगों के साथ जो भी बुरा हुआ है अगर वो उन्हें भूलेंगे ही नहीं तो एक घाव बनकर वो उनके जीवन में रह जाएगा। और कौन सी बीमारी के बारे में बताया है? जीवन कोड़ की खाद, कोड़ में बहुत ज्यादा खुजली होती है। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगी होती है और धुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकर झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे कितने ही सुखपूर्ण हो। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। तो इसमें हमने देखा कि जैसे पल, खुशी के पल आते हैं चले जाते हैं, गम के पल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहती है। और आवर्तन, आवर्तन कहने का मतलब है चक्कर लगाना। तो हमारी यादों में वो चक्कर लगाती है और एक छाप छोड़ जाती है। धुले हुए पाटों, पाटों कहने का मतलब है पटुता या दृढ़ होना, किसी चीज में दृढ़ होना। तो धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः ही कितने सुखमय हो। सुख के पल जितने आते हैं वो हमारे जीवन में एक श्रृंगार की भांति होते हैं, और कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो दुख के भी होते हैं, जो ये जो आकार है वो क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे कितने ही सुखपूर्ण ही क्यों ना हो। कोई पल है जो खुशी का है, वो एक तरह से श्रृंगार सुखपूर्वक भी हो सकता है, अगर वही चीज जो सुखमय है वो सुखमय अभिशाप में भी बदल सकता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। उनके वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। वे व्यक्ति जिसके जीवन में सुख, वे घटनाएं जिसमें हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वे परिस्थितियां धन्य होती है, क्योंकि उस पल में वो हमारे जीवन में एक श्रृंगार का काम, एक गहने का काम, एक अच्छाई चीज दिखाने का काम हमारी यादों में, हमारी स्मृति में वो रह जाती है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह
को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मतलब कुछ अच्छी चीजें होती है जिसे हम बहुत जल्दी नहीं भूलते हैं, दुख की चीजों को हम जल्दी भूलना चाहते हैं। तो मन में संतत्व यानी साधुता और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। उनकी चीजों को याद कर कैसे हम अपने मन को पुण्य कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी, ये लेखक सदगुरु शरण कह रहे हैं। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझसे मिलते, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज यानी बड़ा भाई। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटके हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। तो लेखक के छोटे भाई के मित्र थे चंद्रशेखर आजाद, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद लेखक को बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे। वे उनके घर पर, किसी सड़क पर या किसी रेलवे स्टेशन पर किसी भी हालत में जब उनसे मिलते थे तो वो उनको बड़ा सम्मान देते थे लेखक को। वे क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। जब भी वो लेखक से मिलते, उन्हें हमेशा सम्मान देते। उन्होंने कभी उनसे कभी दुराव, कभी भेदभाव नहीं किया। हमेशा लेखक को उन्होंने अपना समझा। चंद्रशेखर आजाद को कभी भी कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। वे निश्चित थे। वे जीते जी ऐसा सोचते थे कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। 2 माउजर पिस्तौल रखते और कंधे पर कारतूस की पेटी, गोलियों की पेटी पर उनको पूरा विश्वास था कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जिस किसी के घर में उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था होती तो वे हमेशा निश्चिंत रह जाते और उनके दिमाग में हमेशा यह स्पष्ट था कि वे दूर दूर जाकर, 4 घर दूर जाकर भी अपने गोलियां चलाएंगे और जो उन पर डिपेंड है, आश्रयदाता है, जो उन पर डिपेंड है, उनको उनसे कोई आपत्ति न आ सके। जो उनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, जब वो गोली चलाएंगे तो उनको उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो 4 घर दूर जाकर तमंचे चलाएंगे। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति का खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम ले लिया करते। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे और इसके विषय पर वो हमेशा समझाया करते थे और लेखक को समझाया करते थे। जब लेखक ने उनकी हिंसा पद्धति का खुलकर बुराई किया, लेकिन बुराई करने के बाद भी वो बोलते थे मारना ये सब बुरी बात है, लेकिन फिर भी इस बात पर भी हम दोनों का आदर बढ़ता ही गया। वो हमेशा से लेखक का आदर सम्मान करते थे। और क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने काम में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क और
श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय था। हमेशा तर्क और वितर्क उन दोनों में चलता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को पूरा सम्मान देते थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद में व्यवहार पक्ष की जो शक्ति थी वो लेखक में नहीं थी। सहन करने की हो या किसी चीज को हैंडल करने की हो, वो शक्ति लेखक में नहीं थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनकी जो शोभा थी उनका कार्य था, उनके कार्य करने का तरीका था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम ले लिया करते थे। मतलब चंद्रशेखर आजाद इतने ज्यादा बलशाली थे, इतने ज्यादा वो अच्छे ईमानदार थे कि लेखक उनके कोई काम को नहीं भी करना चाहे लेकिन भी चंद्रशेखर आजाद उनसे वो काम ले लिया करते थे। उनकी